तो दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है बी कॉम और एम कॉम दोनों क्लास के लिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। मीनिंग ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। इससे पहले मैं आपको बता दूं, कोस्ट आप सभी को पता है। कोस्ट मतलब कोई भी सम या अमाउंट, कोई भी सम और अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर जो इंकर्ड होते हैं प्रोडक्ट के लिए। कहने का मतलब ये है कि प्रोडक्ट के लिए जो भी सम, जो भी अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर्ड होता है, खर्च होता है, वो कॉस्ट होता है। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट विच अराइजेस ड्यू टू एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट विच अराइजेस ड्यू टू एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन की एक्स्ट्रा यूनिट होती है तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को करने से जितनी कॉस्ट अराइज होती है, कॉस्ट उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल का हिंदी में मीनिंग होता है सीमांत, सीमांत लागत। तो मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट मीन्स कॉस्ट विच अराइजेस ड्यू टू एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। जब एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस की जाती है, अतिरिक्त उत्पादन की इकाई जब होती है, तो जो एक्स्ट्रा यूनिट होता है प्रोडक्शन का, उसमें जो कॉस्ट आती है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। Change in total production cost that comes from making or producing one additional unit। मतलब कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने पे, मैन्युफैक्चर करने पे, बनाने पे जो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में जो चेंज आएगा उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। और मार्जिनल कॉस्ट को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इसका एक दूसरा नाम है। तो मैंने आपको बताया कि मार्जिनल कॉस्ट, सबसे पहले कॉस्ट, कोई भी जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, प्रोडक्ट बनाया जाता है, तो उसमें जो भी अमाउंट, जो भी सम ऑफ एक्सपेंडिचर इंकर किया जाता है उसको हम कॉस्ट बोलते हैं। और मार्जिनल कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट विच अराइजेस ड्यू टू एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ प्रोडक्शन। यानी जब प्रोडक्शन की एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस होती है तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने पे जो कॉस्ट अराइज होती है उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक अगर अतिरिक्त यूनिट ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूस होगी, बनाई जाएगी, तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में बदलाव आएगा, चेंजेस आएगा। मार्जिनल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आगे मैं आपको समझाऊंगा, चार्ट बना रखा है मैंने। अब हम बात कर लेते हैं डेफिनेशंस की। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द टोटल कॉस्ट। Marginal cost is the increase or decrease in the total cost due to producing an additional unit of product or service, or change in methods of production or distribution। ब्लोकर एंड वेल्टमार ने एक डेफिनेशन दी कि मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। उन्होंने बताया कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है कि टोटल कॉस्ट में जो भी इंक्रीज और डिक्रीज होगा, टोटल कॉस्ट के अंदर जो इंक्रीज और डिक्रीज होगा वो एक्स्ट्रा यानी एडिशनल यूनिट ऑफ प्रोडक्ट या सर्विस। जब एक्स्ट्रा यूनिट बनाई जाएगी किसी प्रोडक्ट की या सर्विस की,
तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को बनाने में जो कॉस्ट आएगी, तो उस कॉस्ट की वजह से टोटल कॉस्ट में बदलाव आएगा। तो उस एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो 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 कॉस्ट आएगी उसकी वजह से टोटल कॉस्ट में बदलाव आएगा। तो जो भी वो एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में कॉस्ट आई है, यानी टोटल कॉस्ट में जो बदलाव आया है पहले की कंपैरिजन में, उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ये ब्लॉकर एंड वेल्डमोर ने बताया। अब देखो निकालना कैसे। मान लो टोटल कॉस्ट जो आई 5 यूनिट बनाने की, वो आई है 50 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5 यूनिट, 5 यूनिट बनाई गई, प्रोड्यूस की गई, उसकी जो कॉस्ट है वो 50 रुपए है। अगर 6 यूनिट प्रोड्यूस किया जाए तो कॉस्ट आती है 55, यानी 55 रुपए आती है। तो यहां पर देखो टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आया, टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आया। कितना आया? 5 रुपए का। तो 5 रुपए क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। ये किस लिए आई है? एक्स्ट्रा यूनिट बनाने से, जो 1 यूनिट एक्स्ट्रा बनी है उसकी वजह से। तो फार्मूला क्या हो जाएगा? चेंज इन टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन टोटल नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस। यानी पहले कॉस्ट कितनी थी? पहले कॉस्ट थी 50, बाद में कॉस्ट कितनी हो गई? 55। पहले यूनिट कितनी बनाई गई थी? 5, बाद में कितनी बनाई गई? 6। तो टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट में कितना चेंजेस आया है? 50 से कितनी हो गई? 55 हो गई। तो 5 रुपए का चेंजेस आया है टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर। और बात करूं यूनिट की, तो यूनिट पहले 5 थी, अब 6 हो गई, तो 1 यूनिट की। तो कहने का मतलब ये है कि 5 रुपए क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। 5 रुपए क्या आ जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लो। प्रोडक्शन यूनिट्स है 10, तो टोटल कॉस्ट आई 1000। प्रोडक्शन यूनिट्स को बढ़ा दिया, 10 से हो गई 11, यानी 1 यूनिट बढ़ गई, तो कॉस्ट भी बढ़ी कितनी? 1050। तो देखो कॉस्ट पहले 1000 थी, जैसे ही मैंने 1 यूनिट बढ़ाई प्रोडक्शन की, 10 से 11 किया मैंने, जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ बाय 1 एक्स्ट्रा यूनिट, तो टोटल कॉस्ट में भी इंक्रीमेंट हुआ, यानी इंक्रीज हुई टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट यहाँ पे इंक्रीज कितनी हुई है? 50 रुपए से। तो टोटल कॉस्ट इंक्रीज बाय 50 डिवाइड बाय चेंज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में कितना बदलाव आया है? 1000 थी, अब हो गई 1050। तो 50 रुपए का 50 रुपए से टोटल कॉस्ट इंक्रीज हो गई। जैसे यूनिट मैंने बढ़ाई 10 से 11 की, तो 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने पे जो पहले कॉस्ट 10 यूनिट पे 1000 थी, जैसे ही मैंने 1 यूनिट बढ़ाई 11 की, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 1050। तो टोटल कॉस्ट मेरी 1 यूनिट एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने से 50 रुपए बढ़ गई। तो 50 रुपए क्या हो जाएगा? मार्जिनल कॉस्ट। अब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। जो आपके चैप्टर का जो टाइटल है वो मार्जिनल कॉस्टिंग है। तो आज के इस लेक्चर में कुछ हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं प्रैक्टिकल पोर्शन को कवर करने की कोशिश करूंगा। मैंने आपको बताया मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। अब हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग। डेफिनेशंस। मार्जिनल कॉस्टिंग इज ए टेक्निक ऑफ एसेटनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। यानी मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? ये एक टेक्निक है। टेक्निक है एसेटनमेंट, यानी कैलकुलेट करने की, डिटरमाइन करने की आप कह सकते हो। इससे टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग एसेटनमेंट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? ये एक टेक्निक है मार्जिनल कॉस्ट निकालने की। एंड द इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ऑफ चेंजेस इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब यहाँ पे क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन, यानी जो उत्पादन की जो मात्रा में जैसे बदलाव आएगा, तो उस बदलाव की वजह से प्रॉफिट पे क्या प्रभाव आएगा, इफेक्ट आएगा। इसको हम कोई प्रोडक्ट में टाइप में कुछ चेंज हुआ है, तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में कुछ चेंज हुआ है बाय डिफरेंशिएटिंग बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है मार्जिनल कॉस्टिंग की?
कि ये कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्टिंग जो टेक्निक है, ये फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कर देती है। मतलब टोटल कॉस्ट जो होती है किसी प्रोडक्ट की, उन टोटल कॉस्ट को ये बाइफरकेट कर देती है। ये बोलती है कि वेरिएबल कॉस्ट मेरे काम की है, वेरिएबल कॉस्ट मेरे काम की है और फिक्स कॉस्ट मेरे काम की नहीं है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जब मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाती है तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट के बीच में एक डिफरेंशिएट किया जाता है, उनको सेग्रीगेट कर दिया जाता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक के तहत जब मार्जिनल कॉस्ट निकाली जाती है तो इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट के पोर्शन को हम कवर करते हैं, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही कवर की जाती है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसी कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से कम ज्यादा होती है, यानी वेरी करती है, बदलाव होता है। मतलब मान लो पहले प्रोडक्शन किया 5 यूनिट्स का, तो इसमें कॉस्ट आई मेरी 50। जैसे ही मैंने प्रोडक्शन बढ़ाया 5 से 10 यूनिट किया तो कॉस्ट मेरी 100 हो गई। तो प्रोडक्शन के साथ जब कॉस्ट बढ़ती है तो उसको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, यानी प्रोडक्शन के हिसाब से कॉस्ट में चेंजेस होता है, कॉस्ट वेरी करती है, उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। आपने पढ़ भी रखा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बात नोट करने की है वो है कि मार्जिनल कॉस्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। जब मार्जिनल कॉस्टिंग क्या बोलता है कि मार्जिनल कॉस्ट निकालते वक्त वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर की जाए सिर्फ, इसलिए इसको वेरिएबल कॉस्टिंग भी कहा जाता है। मार्जिनल कॉस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल कॉस्टिंग। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या इसकी खूबी होती है, क्या इसकी विशेषताएं होती है। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करता है, डिवीजन ऑफ टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स एंड वेरिएबल, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट को बाइफरकेट कर देता है, सेग्रीगेट करता है, डिफरेंशिएट कर देता है। कैसे? फिक्स और वेरिएबल में टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देता है, उसका डिवीजन कर देता है कि फिक्स साइड में हो जाओ और वेरिएबल साइड में हो जाओ। फिक्स को पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है, फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहा जाता है। और जो फिक्स कॉस्ट होती है इसको राइट ऑफ कर दिया जाता है, यानी इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज किया जाता है जब हम बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। तो क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर फिक्स कॉस्ट की कोई जगह नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट को ही कंसिडर किया जाता है। तो फिक्स कॉस्ट को राइट ऑफ कर देते हैं, प्रॉफिट लॉस से चार्ज कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट में इसको कोई जगह नहीं मिलती मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो, क्योंकि हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। उसके बाद बोला कि जो स्टॉक्स है WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स आर वैल्यूड एट वेरिएबल कॉस्ट ओनली, यानी उनका जो वैल्यूएशन होगा वो वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से होगा। जो WIP और फिनिश गुड्स है उनका जो वैल्यूएशन, जो मूल्यांकन होगा वो वेरिएबल कॉस्ट के हिसाब से ही होगा मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। उसके बाद प्राइजेस आर डिटरमाइंड, जो प्राइस की जो कैलकुलेशन होगी, जो प्राइस निकाले जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन। कंट्रीब्यूशन मार्जिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग की। अगर मैं बात करूं तो ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है, आगे मैंने एक चार्ट भी बना रखा है, फिलहाल एक लाइन में समझ लो। कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तब आता है कंट्रीब्यूशन। इसको हम मोटा मोटा प्रॉफिट भी कह सकते हैं अगर मार्जिनल कॉस्टिंग की बात करें तो। उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग टेक्निक है कॉस्ट रिकॉर्ड करने का, एनालाइज करने का और रिपोर्टिंग करने का। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो हेल्पफुल होता है डिसीजन मेकिंग में, डिसीजन लेने में कि मेक और बाई का डिसीजन, की कोई यूनिट बनानी है या खरीदनी है, या किसी ऑर्डर को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, और इसके साथ ही प्रॉफिटेबिलिटी को भी मेजर करता है मार्जिनल कॉस्टिंग। इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं एजम्पशन। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग क्या कहता है, मार्जिनल कॉस्टिंग बोलता है देखो मेरे हिसाब से अगर आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो मेरी कुछ एजम्पशन है वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, पहले से ही बता रहा हूं मैं। मार्जिनल कॉस्टिंग बोलती है कि मेरी खुद की कुछ एजम्पशन है, कुछ अवधारणा है
वो आपको मान के चलना पड़ेगा पहले से ही, जब अगर मेरे हिसाब से आप कॉस्ट निकाल रहे हो तो मार्जिनल कॉस्टिंग की एजम्पशन क्या है? सबसे पहले टोटल कॉस्ट विल बी सेग्रीगेटेड इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। मैंने आपको पहले बता दिया कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो टोटल कॉस्ट को बाइफरकेट कर देती है, अलग अलग कर देती है फिक्स और वेरिएबल में ही। ये बोलती है कि वेरिएबल कॉस्ट मेरे काम की है, फिक्स साइड में हो जाओ। उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट विल बी कांस्टेंट पर यूनिट। जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो पर यूनिट कांस्टेंट होती है, हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पे कांस्टेंट रहेगी, मतलब एक जैसे रहेगी, एक समान रहेगी। फिक्स कॉस्ट भी हर लेवल पर कांस्टेंट रहेगी। सेलिंग प्राइस भी कांस्टेंट रहेगा। कि वॉल्यूम इज द ओनली फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द कॉस्ट, मतलब जो क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन है यानी प्रोडक्शन की जो मात्रा है वो सिर्फ एक ऐसा फैक्टर है जो कॉस्ट को प्रभावित करता है। ये है अजम्पशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। मोटा मोटा एक बेस देके चल रहा हूं आपको। बेस देने से क्या होगा कि आप कोई भी बुक उठा के पढ़ोगे तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी। उसके बाद है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब होता है इस मेथड ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट्स टू प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट पे सारी कॉस्ट चार्ज कर ली जाती है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का मतलब एब्जॉर्ब कर लेना, सोख लेना, अपने अंदर समा लेना, मतलब जितनी भी कॉस्ट होगी प्रोडक्ट्स को बनाते वक्त वो सारी ही प्रोडक्ट पे चार्ज कर ली जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या है? इससे मेथड ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट टू प्रोडक्ट पे सारी कॉस्ट चार्ज कर ली जाती है। इसको फुल कॉस्टिंग भी बोला जाता है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज आल्सो कॉल्ड एज फुल कॉस्टिंग, क्योंकि पूरी की पूरी कॉस्ट, सारी कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट आएगी, भले वो वेरिएबल हो फिक्स हो, सारी की सारी कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट पे चार्ज की जाती है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के तहत। अब आप एक बच्चे के माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर चैप्टर मार्जिनल कॉस्टिंग है, आप हमें बता रहे हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। देखो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है ना वो आपके इसी चैप्टर में दे रखा है, तो कुछ कुछ बातें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ ध्यान में रखना है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होता है और दोनों में फर्क क्या होता है मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। आगे जब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, तो उसमें सिर्फ मार्जिनल कॉस्ट को ही ध्यान में रखते हुए चीजें करेंगे। तो फिलहाल आपको एक मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए कि मार्जिनल कॉस्ट और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या मोटा मोटा डिफरेंस होता है, अंतर होता है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यही है, डिफरेंस बिटवीन मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। इधर मैंने लिखा है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और यहाँ पे लिखा है मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले बात करते हैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की। इसमें क्या बोला गया कि बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आर कंसीडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज। मतलब फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए कंसिडर की जाएगी। मैंने पहले बता दिया आपको, एब्जॉर्प्शन मतलब कोई सेग्रीगेशन नहीं होगा, कोई डिवीजन नहीं होगा, दोनों की दोनों कॉस्ट भले वो फिक्स हो वेरिएबल हो, मतलब टोटल कॉस्ट जो है वो चार्ज की जाती है प्रोडक्ट पे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फिक्स और वेरिएबल दोनों ही कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है जब प्रोडक्ट की कॉस्ट निकाली जाती है, और जब इन्वेंटरीज का वैल्यूएशन होता है तो भी हम दोनों कॉस्ट को कंसिडर करते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अगर मैं बात करूं मार्जिनल कॉस्टिंग की, तो इसमें सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। इसमें सिर्फ ओनली वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इन्वेंटरीज की वैल्यूएशन करने के लिए और प्रोडक्ट की कॉस्ट को निकालने के लिए सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को ध्यान में रखा जाता है मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में दोनों कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है। उसके बाद इट इज नॉट ए डिसीजन मेकिंग, इट इज नॉट ए डिसीजन मेकिंग टेक्निक। जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो डिसीजन मेकिंग टेक्निक नहीं है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग जो होती है वो एक डिसीजन मेकिंग टेक्निक है। उसके बाद
वेरियांस यानी जो चेंजेस होते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक में वो अफेक्ट करेंगे कॉस्ट पर यूनिट। जो भी वेरियांस होते हैं, जो भी चेंजेस आएगा, जो बदलाव आएगा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक में, वो कॉस्ट पर यूनिट को अफेक्ट करेगा, यानी उससे कॉस्ट पर यूनिट कम ज्यादा हो सकती है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो वेरियांस होंगे, जो चेंजेस आएंगे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के अंदर, डज नॉट इन्फ्लुएंस द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट पे कोई उसका प्रभाव नहीं होता मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत। उसके बाद डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो प्रॉफिट के बेस पे लिए जाते हैं, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर डिसीजंस आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन के बेस पे डिसीजन लिए जाते हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया, जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करेंगे तो आएगा कंट्रीब्यूशन। आगे मैं आपको इक्वेशन के माध्यम से समझाऊंगा ये चीज। फिलहाल मोटा मोटी जब हम सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के तहत जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो कंट्रीब्यूशन, इसी कंट्रीब्यूशन के बेस पे लिए जाते हैं। उसके बाद एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट इज कंसीडर एज प्रोडक्ट कॉस्ट। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, दोनों का मीनिंग में से सेम निकल के आ रहा है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए दोनों कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट इज कंसिडर एज ए प्रोडक्ट कॉस्ट, व्हाइल फिक्स कॉस्ट इज कंसिडर एज पीरियड कॉस्ट। क्योंकि फिक्स कॉस्ट को एक पीरियड कॉस्ट माना जाता है और ये प्रॉफिट लॉस पे चार्ज की जाती है, इसको राइट ऑफ कर देते हैं हम। उसके बाद है एडवांटेजेस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। क्या क्या इसके बेनिफिट है मार्जिनल कॉस्टिंग के? सबसे पहले सिंपल टू अंडरस्टैंड, समझने में ये आसान है और इजी है टू ऑपरेट, यानी ऑपरेट करने में, इसको इम्प्लीमेंट करने में आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाता है और समझने में भी आसान है। ये इसका बेनिफिट है, एडवांटेज है। उसके बाद अंडर एब्जॉर्प्शन एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स प्रॉब्लम्स आर नॉट अराइजन। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर ऑब्जेक्शन की प्रॉब्लम्स उत्पन्न नहीं होती। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि सर ये अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर ऑब्जेक्शन होता क्या है? देखो, पहले ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एक प्री डिटरमाइंड क्या आप कह सकते हो एस्टिमेटेड, प्री डिटरमाइंड या एस्टिमेटेड रेट से कॉस्ट को चार्ज कर लेती है। तो अगर एस्टिमेट जो कॉस्ट है वो एक्चुअल से ज्यादा है, एस्टिमेट कॉस्ट अगर एक्चुअल से ज्यादा आती है तो उसको हम बोलते हैं ओवर एब्जॉर्प्शन। अगर एस्टिमेट कॉस्ट एक्चुअल से कम है, यानी एक्चुअल अगर ज्यादा है, तो उसको हम बोलते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन। फिलहाल इतना ही काफी है, क्योंकि देखो एब्जॉर्प्शन जो है ये इसका अलग टॉपिक है, अलग टॉपिक पे हम बात कर लेंगे। फिलहाल यहाँ पर अंडर एब्जॉर्प्शन या ओवर ऑब्जेक्शन क्या होता है, जब पहले से डिटरमाइन की गई कॉस्ट अगर एक्चुअल और प्री डिटरमाइन में जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस की वजह से अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन होता है। यानी ओवर एब्जॉर्प्शन मतलब ज्यादा हमने एब्जॉर्ब कर लिया, हमने ज्यादा एक्चुअल से ज्यादा, यानी हमारा एस्टिमेट ज्यादा हमने चार्ज कर लिया, तो उसको हम ओवर बोलते हैं कि हमने ओवर एब्जॉर्ब कर लिया। अंडर का मतलब हमने कम किया, कि हमारा जो एक्चुअल है वो ज्यादा है, लेकिन हमने एस्टिमेटेड जो है वो कम चार्ज किया। तो एक्चुअल ज्यादा होने की वजह से अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया, हमने कम चार्ज किया। उसके बाद है कंट्रोल ओवर एक्सपेंडिचर। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल भी करता है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन लेने में काफी मदद करता है, काफी मदददायक है ये। मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट प्लानिंग करता है बाय ब्रेक इवन पॉइंट। इस चैप्टर की अगर मैं बोलूं जान तो वो है ब्रेक इवन पॉइंट्स। मैं अपने सेकंड वीडियो में, सेकंड इस लेक्चर में आपको बताऊंगा ब्रेक इवन पॉइंट्स के बारे में। प्रैक्टिकल्स में आपको ये बार बार देखने को मिलेगा ब्रेक इवन पॉइंट्स, वो आपको मैं अच्छी तरह पढ़ाऊंगा इसको।
उसके बाद है लिमिटेशंस, क्या क्या कमी होती है मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर, लिमिटेशंस क्या क्या कमी है, क्या क्या नुकसान है मार्जिनल कॉस्टिंग के। डिफिकल्टी इन सेग्रीगेशंस ऑफ टोटल कॉस्ट, यानी टोटल कॉस्ट को अलग अलग करने में डिफिकल्टी होती है, फिक्स और वेरिएबल को अलग अलग करने में डिफिकल्टी होती है। उसके बाद डिफिकल्टी टू प्री डिटरमाइन द डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी, डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर कितना पोर्शन फिक्स्ड है और कितना पोर्शन वेरिएबल है, ये एग्जैक्ट इसकी डिग्री पता करना तो मुश्किल है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। देखो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो शिप बिल्डिंग जो इंडस्ट्री होती है उनके अंदर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉस्ट होती है वो सेल प्राइस से भी ज्यादा आ जाती है, तो इसलिए बोलते हैं यहाँ पर WIP अंडरस्टेट होता है। उसके बाद इग्नोर टाइम फैक्टर एंड इन्वेस्टमेंट, जो मार्जिनल कॉस्टिंग है वो टाइम फैक्टर और इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देता है। जैसे मान लो दो जॉब चल रहे हैं एक साथ, तो हो सकता है दो जॉब के लिए उनकी मार्जिनल कॉस्टिंग सेम आ जाए। भाई दो जॉब चल रहे हैं A और B, हो सकता है इनकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो तो सेम आ जाए, लेकिन अब इसके लिए अलग मशीनरी लग रही होगी, इसके लिए अलग मशीनरी लगी होगी, तो दोनों का इन्वेस्टमेंट तो अलग अलग है, दोनों का इन्वेस्टमेंट वेरी कर सकता है, डिफर कर सकता है, और जो इनमें टाइम जो लगेगा दोनों में वो भी अलग अलग होगा। तो इसलिए मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो टाइम फैक्टर और इन्वेस्टमेंट को इग्नोर कर देता है। मार्जिनल कॉस्टिंग कैन नॉट टेक क्वालिटी डिसीजन, ये क्वालिटी डिसीजन नहीं ले सकता विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन अलोन, यानी मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन के बेस पे एक क्वालिटी डिसीजन नहीं ले सकता, ये इसकी लिमिटेशंस थी। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट, कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले हम देखते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले हम लेते हैं सेल्स, सबसे पहले क्या लेंगे, सेल्स, सेल्स आ जाएगी यहाँ पर। सेल्स में से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को मैं लेस कर दूं, मैंने यहाँ पर सेल्स जो है वो A है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर कॉस्ट और प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे होगी। सबसे पहले आप लोगे सेल्स, सेल्स का अमाउंट यहाँ पे लिख लोगे आप, इस सेल्स में से आपको लेस करना पड़ेगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मैंने क्या बोला, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल कॉस्ट को कंसिडर करते हैं हम, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे आप सेल्स में से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लोगे आप, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट यानी एम्प्लॉइज की कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट। अगर आपने इंट्रो चैप्टर पढ़ा हो कॉस्टिंग का, तो एक बात आपको पता होगी, जब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या बन जाती है, प्राइम कॉस्ट। तो मैंने आपको बताया कि सेल्स में से हमें लेस करनी होती है टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट अंडर मार्जिनल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट, इसको लेस करेंगे। इसके साथ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, यानी ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी ऐसा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग का है लेकिन वो वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब जो प्रोडक्शन के साथ, मैन्युफैक्चर के साथ जो वेरी करता है उसमें बदलाव आता है। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल, यानी वेरी कर रहा है प्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग के अकॉर्डिंग। तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को भी यहाँ पे हम ले लेंगे। तो जब हम डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इन चारों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, यानी जो गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है उसकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब इस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस के अंदर अगर मैं ऐड कर दूं ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक सिर्फ फिनिश गुड्स का आएगा। अगर मैं ऐड कर दूं ओपनिंग स्टॉक जो फिनिश गुड्स का है और लेस कर दूं क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पर आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड कर देंगे वेरिएबल
एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल, प्लीज नोट द वर्ड वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आ जाएंगे सारे, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स आ जाएंगे। तो ये सारी कॉस्ट को मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इसको मैं बी मान लेता हूं। जब सेल्स में से, इस सेल्स जिसको मैंने ए माना है, अगर इस सेल्स में से मैं अगर ये सारी वेरिएबल कॉस्ट जो भी ये ऊपर मैंने लिखी है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, फिर ओपनिंग स्टॉक ऐड किया मैंने, क्लोजिंग को लेस कर दिया, इसमें ऐड कर दिया मैंने वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेशन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट आई। तो मैंने सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दिया। तो ए माइनस बी, ए क्या है, सेल्स है, और बी क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। तो जब मैं सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या आ जाएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे प्रॉफिट निकालना है मान लो, तो प्रॉफिट निकालने के आपको पता है कॉस्ट लेस करनी होती है फिक्स कॉस्ट में। तो कॉन्ट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर दूंगा, फिक्स कॉस्ट कौन सी, प्रोडक्शंस की, एडमिनिस्ट्रेशन की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की। जब मैं कॉन्ट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जो प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की है वो लेस कर दूंगा तो ये आ जाएगा प्रॉफिट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। तो हम देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले इसमें देखो थोड़ा सा बदलाव है, सिर्फ मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को लेकर। यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लेते हैं हम, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर सिर्फ हम वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर दोनों कॉस्ट ले लेते हैं हम। तो देखो सेल्स लिया मैंने, सेल्स को ए माना, उसमें से मुझे टोटल कॉस्ट लेस करनी है। यहाँ पर देखो लिखा है मैंने टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट, यानी वेरिएबल और फिक्स दोनों आएगी, वेरिएबल और फिक्स दोनों आएगी। तो टोटल कॉस्ट मुझे लेस करनी है। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ली जाएगी, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ली जाएगी, डायरेक्ट एक्सपेंस लिया जाएगा। तो जब डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों को ऐड कर दे तो आपको पता है क्या आता है, प्राइम कॉस्ट आती है। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट एक्सपेंस को कॉस्ट आएगी। इसके अलावा वेरिएबल एंड फिक्स, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ओनली वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएबल एंड फिक्स दोनों ले लिए मैंने, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। तो ये आ गया हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस। तो सेल्स में से जब टोटल कॉस्ट लेस की जाएगी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, तो जब ये सारी कॉस्ट को ऐड की जाएगी तो कॉस्ट ऑफ गुड प्रोड्यूस आ जाएगा कि गुड्स को प्रोड्यूस करने में इतनी कॉस्ट आई है। इसमें हम ऐड कर देते हैं ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेरिएबल एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स को ऐड कर लो तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें हम ऐड और लेस करते हैं अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन। अंडर होता है तो हम ऐड कर देते हैं, ओवर होता है तो लेस कर देते हैं। यानी कम चार्ज किया तो कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा चार्ज कर लिया तो कम कर देंगे हम। उसके बाद हम ऐड कर देंगे एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो प्रॉफिट निकालने के लिए अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मैं क्या करूंगा, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दूंगा, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को लेस कर दूंगा। तो सेल्स मेरी ए है, सेल्स मेरी ए है, और बी माना मैंने टोटल कॉस्ट को। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं सेल्स में से मैं टोटल कॉस्ट को लेस कर दूंगा। सेल्स मेरी ए है, टोटल कॉस्ट मेरी बी है, तो ए माइनस बी हो जाएगा प्रॉफिट, जो सी निकल के आएगा, प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग।
अब देखो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन बनती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन, ये आपको मैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पहले थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। मैंने आपको बताया कि सेल्स में से जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो आता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से मैं जब वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दूंगा तो आ जाएगा कंट्रीब्यूशन। इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर दूं, इसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर दूं तो आ जाएगा प्रॉफिट। यानी मान लो सेल्स 10 रुपए, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 5 रुपए। फिक्स कॉस्ट मान लो मेरी 3 रुपए है तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा 2 रुपए। अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट है और आपको कंट्रीब्यूशन बताना है तो आप बता सकते हो, आप इजीली बता सकते हो। मान लो सिर्फ आपको कंट्रीब्यूशन बताना है फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के बेस पे, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन ये बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट के। यानी अगर फिक्स कॉस्ट में मैं प्रॉफिट को ऐड कर दूं, फिक्स कॉस्ट में मैं जो 3 रुपए जो है फिक्स कॉस्ट, इसमें 2 रुपए प्रॉफिट के ऐड कर दूं तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। इतना ही हमारा कंट्रीब्यूशन था। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन होता है। उसमें से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को लेस कर दूं तो प्रॉफिट निकल के आएगा। और सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू कंट्रीब्यूशन, वो बराबर होता है फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट की। तो फिक्स कॉस्ट में अगर मैं प्रॉफिट को ऐड कर देता हूं तो भी मेरा कंट्रीब्यूशन निकल के आ जाएगा। जैसे 10 रुपए मेरी सेल्स है, 5 रुपए वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया 5 रुपए। इसमें से मैंने यहाँ पे ये यही समझा रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने 3 रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट लेस कर दी तो मेरा प्रॉफिट आ गया 2 रुपए। अब मान लो मुझे कंट्रीब्यूशन निकालना है इन दोनों के बेस पे, यानी फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट के बेस पे तो निकाल सकता हूं मैं क्या करूंगा, फिक्स कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर दूंगा। फिक्स कॉस्ट कितना है मेरा 3 रुपए और प्रॉफिट कितना है 2, तो 5 रुपए फिर कंट्रीब्यूशन आ जाएगा मेरा। यहाँ पर एस लिया है मैंने सेल्स, यानी सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी हो सकता है किसी प्रैक्टिकल में आपका। जब सेलिंग प्राइस पर यूनिट में हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट लेस कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। उसमें से जब हम फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पर ये एब्रिविएशन लिखी हुई है मैंने। एस का मतलब सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वी फॉर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सी फॉर कंट्रीब्यूशन, एफ फॉर फिक्स कॉस्ट। तो जो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ इंपॉर्टेंट्स जो टर्मिनोलॉजी है और इनके और पूरा प्रैक्टिकल जो है इन्हीं के बेस पे।